नमस्कार, मैं हूं खालिद मलिक। 30 साल बाद अपने दम पर बहुमत लाकर सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी को अभी राज किए 100 दिन भी पूरे नहीं हुए कि उस पर झटके मिलने लगे। पहले उत्तराखंड की 3 सीटों पर हुए उपचुनावों में बीजेपी को क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा और अब बिहार की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनावों में बीजेपी को आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के महागठबंधन से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 4 सीटें मिली और लालू नीतीश की जोड़ी ने 6 सीटों पर कब्जा किया। इन 10 सीटों में से 6 सीटें पहले बीजेपी के पास ही थी, लेकिन ज्यादा की जगह वो 2 सीटें और गंवा बैठी। अब सवाल यही है कि क्या 100 दिनों के अंदर ही अपनी लहर में सबको बहाने वाले मोदी की लहर अब हवा हो रही है? इसी सवाल के साथ आज का मुद्दा में हम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। और ये सभी हारी हुई पार्टियों का गठबंधन बन रहा है। नीतीश कुमार का राजनीतिक नींव लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ अभियान चला के हुआ था और आज नीतीश कुमार लालू यादव के साथ हाथ मिलाकर के बिहार में संभवतः उनका इरादा है कि फिर से जंगल राज कायम किया जाए। लेकिन हमारा ऐसा भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि बिहार की जनता ने इन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं और लालू प्रसाद यादव पहले से ही बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके थे। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये गठजोड़ किसी रूप से बिहार में कामयाब हो सकेगा। 22 जुलाई 2014 को बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने लालू नीतीश की जिस जोड़ी पर हमला बोला था, आज 1 महीने 3 दिन बाद उसी जोड़ी ने बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को बिहार के उपचुनावों में मिली हार की जिम्मेदारी लेने पर मजबूर कर दिया है। हमारी 6 सीटें थी, 2 सीट हमारी घट गई है और उनकी 2 सीट बढ़ गई है। लेकिन विधानसभा के आने वाले चुनाव में हम इसको पूरी ताकत से लड़ेंगे। ये प्रदेश का चुनाव था, 10 जिले का चुनाव था, 10 जिले में अलग अलग सीट का चुनाव था, अलग अलग राजनीतिक परिस्थिति थी। जो पुरानी सीटें हम जीते थे वो हार गए, नई सीटें हम जीत गए। इसलिए मिक्स नतीजे आए हैं। इस पर चिंतन करेंगे और पूरे प्रदेश के नेता जीतते तो हम सब जिम्मेदारी लेते, हारते तो हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। दोनों ही बयानों का अंतर राजनीति की विशेषता बयां करता है और दर्शाता है कि जिस तरह समय सदैव के लिए किसी का नहीं हुआ है, उसी प्रकार राजनीति भी कभी किसी एक की होकर नहीं रही। दरअसल सोमवार को आए 21 अगस्त को हुए बिहार की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों ने चौंका कर रख दिया। लोकसभा चुनावों में बीजेपी गठबंधन को 40 में से कुल 31 सीटें मिली थी, लेकिन 3 महीने के अंतराल में हुए उपचुनावों में बीजेपी गठबंधन को 10 में से सिर्फ 4 सीटें मिली है। वैसे तो नतीजे 18 सीटों पर आए, लेकिन सभी की निगाहें बिहार की 10 विधानसभा सीटों पर थी, क्योंकि लोकसभा चुनावों में बीजेपी से करारी हार झेलने वाले नीतीश, लालू और कांग्रेस ने इन उपचुनावों में बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए महागठबंधन का गठन किया। लोकसभा चुनावों में मोदी लहर में अपना सब कुछ गंवा बैठी आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने इन उपचुनावों में 6 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें आरजेडी ने 4 में से 3, जेडीयू ने 4 में से 2 और कांग्रेस ने 2 में से 1 सीट जीती, जबकि बीजेपी गठबंधन को 10 में से सिर्फ 4 सीटें मिली। इतना ही नहीं, बीजेपी उन सीटों को भी नहीं बचा पाई जो पहले से उसके पास थी। 10 सीटों पर हुए उपचुनाव में से 6 सीटें बीजेपी के पास थीं। इन उपचुनावों को बिहार के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और विरोधियों की माने तो बीजेपी का जनाधार 3 महीने में ही खिसक गया है। ये जो वहां का नतीजा है, जनता उसके लिए बहुत बधाई की पात्र है कि उसने हर तरह की दिक्कतों को खुद ही पार किया और ये बड़ा नतीजा जनता के गोलबंदी से आया है। परिणाम भले ही उपचुनावों का हो और बीजेपी के नेता इसे स्थानीय मुद्दा का चुनाव बताकर केंद्र सरकार का बचाव कर रहे हों, लेकिन क्या जीत पर मोदी लहर का गुणगान करने वाले हार पर मोदी लहर गायब होने की बात स्वीकारेंगे? क्योंकि कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड में भी 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में बीजेपी का क्लीन स्वीप हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया।
हवा हुई मोदी लहर, आज का मुद्दा यही है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक मामलों की जानकार प्रोफेसर कल्पना सतीजा जी, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक पंजाबी जी। हम आपको बता दें कि बीजेपी का पक्ष रखने वाले भी आने वाले थे मगर नहीं आ सके। अमूमन ऐसा होता है कि जब भी बीजेपी के अगेंस्ट में कोई न्यूज़ होती है तो उनके पक्ष रखने के लिए यहाँ पर बीजेपी का कोई नुमाइंदा नहीं होता है। चलिए हम शुरुआत करेंगे कल्पना सतीजा जी से। 100 दिन पूरे नहीं हुए हैं सरकार के और मोदी लहर हवा होती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? अब जिस हिसाब से चुनाव के नतीजे आए हैं तो ये लग रहा है कि यूपी में जिस हिसाब से अमित शाह ने कैनवासिंग किया था, एक इलेक्शन स्ट्रेटेजीज बनाई हुई थी, ऐसे ये चारों स्टेट में इनकी कोई स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी तरह से कैनवासिंग नहीं दिख रही थी। प्लस जिस 10 में से 4 सीट मिली है और ओवरऑल 10 में से इनको 10-7 का रेशियो दिख रहा है भाजपा और कांग्रेस का, तो जो कांग्रेस की बढ़ोतरी नज़र आ रही है उस हिसाब से लगता है कि ये स्टेट में इन्होंने भाजपा को नकारा है। तो आगे की रणनीति किस हिसाब से मोदी जी को, जेटली जी को, सुषमा स्वराज जी को और खास करके अमित शाह को, जबकि नेशनल लेवल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनको नेक्स्ट रणनीति क्या होनी चाहिए कि भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट विधानसभा की इलेक्शंस हो, चुनाव हो, तो उनको सीट मिल सके। जी, ऐसे में सवाल ये भी है कि उत्तराखंड में 3 सीटों में से 3 सीटों को गंवा चुकी है बीजेपी। अब देखा जाए तो बिहार में भी वही हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वजह क्या हो सकती है? क्या ऐसे बात इसमें सामने आ सकती है जिसकी वजह से बीजेपी को लगातार एक के बाद एक उपचुनावों में हार का सामना करना पड़ रहा है? देखो, एक वक्त ऐसा था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों अगेंस्ट में थे, दोनों की रणनीति अलग थी, दोनों की पार्टी अलग थी, दोनों अपने अपने तरीके से बिहार में काम करते थे। जब मोदी जी के खिलाफ आने की बात हुई तो अचानक से दोनों इकट्ठे हो गए। तो अब दोनों का जब गठबंधन हुआ है तो स्पेशल इस चीज के लिए हुआ है कि कैसे भी करके भाजपा को वहां पे आने ना दे। तो अब देखते हैं कि आगे की रणनीति में भाजपा को वो लोग कहां तक रोक सकते हैं। जी, अशोक पंजाबी जी आपसे जानना चाहेंगे, खुश तो आज आप बहुत होंगे। नहीं, मैं ही नहीं, लेकिन देश की तमाम धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को खुश होने का ये मौका है, क्योंकि जिस तरह से यूपी और बिहार में और कई जगहों पर लगातार निरंतर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के समर्थन से नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को उभार कर और लोकसभा का चुनाव जीता गया, और साथ में ये भी बताया गया था कि पाकिस्तान का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी साहब कर सकते हैं और चीन को भी पीछे वो हटा सकते हैं। इस प्रकार की छवि बनाकर लोकसभा का चुनाव तो जीत लिया, लेकिन जनता के जो प्राण प्रश्न थे, जो मूलभूत सवाल थे, उनके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया। 100 दिन हो गए, लेकिन 100 दिन के बाद भी कहीं पर भी महंगाई पे कहीं नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं। और उसके बावजूद उससे उल्टा परिस्थिति ये है कि रेलवे में जहां प्रतिदिन करोड़ों लोग मुसाफरी करते हैं और उसमें से 60% से ज़्यादा गरीब वर्ग के होते हैं, उनका किराया भी बढ़ा दिया गया, दूध का भी भाव बढ़ गया, दालों के भाव बढ़ गए। और अभी तो कहा यह जाता है अशोक जी कि लोकसभा चुनाव में हार के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। आडवाणी जी भी ये मानते हैं कि कांग्रेस ने ही मदद की है, और साथ ही साथ आरएसएस के जो हेड हैं मोहन भागवत जी, उनका भी कहना यह है कि लोगों ने चाहा तो बदलाव हुआ। नहीं, कई बार ये हम तो स्वीकार कर चुके हैं कि यूपीए सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में संगठनात्मक दृष्टि से हम कुछ कमजोर पड़े थे। दूसरी तरफ यहाँ समग्र शक्तियाँ एकत्रित होकर और एक ही व्यक्ति को सामने लाए और ऐसे वायदे दिखाए, जैसे अभी कुछ व्हाट्सएप में हमारी मैडम जो है कह रही थी कि व्हाट्सएप में कुछ है कि 27 अगस्त को 2 मून दिखाई देंगे। अब 2 मून तो कभी दिखाई नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऐसे उन्होंने 4-4 मून बताने के वायदे किए थे नरेंद्र मोदी साहब ने और उनके साथियों ने, और उसमें जनता उनकी बात में आई, जनता ने उनको वोट दिया। हमने उन्हें स्वीकार किया कि हमारी भूलें रही है, हमारी गलतियां रही है। निश्चित रूप से यूपीए की उपलब्धियों को हम लोग नहीं पहुंचा सके, लेकिन प्रजा के जो आपकी यूपीए की उपलब्धियां बहुत ज्यादा थी, तो एक के बाद एक किताबें क्यों आ रही हैं आपके खिलाफ? देखिए, अब ऐसा है कि जब सब ठीक था तब ऐसी किताबें नहीं आ रही थी, अब उनको उकसाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो है इस मामले में, तो मैं कह रहा हूं कि उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए कि किस प्रकार से। हम आपसे सवाल करेंगे मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद कि क्यों आखिर त्याग की मूर्ति जो बने हैं नीतीश कुमार और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव और उनके साथ कांग्रेस, क्या आगे भी ये त्याग की मूर्ति की भावना बरकरार रख पाएंगे? यही सवाल होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
क्या त्योहार। जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने गठबंधन का ऐलान किया तो बीजेपी नेताओं का कहना था कि ये महागठबंधन अवसरवादिता का नतीजा है और बिहार की जनता इसे पूरी तरह नकार देगी। मगर स्वीकार करते हुए आज परिणामों से प्रतीत होती है बिहार की जनता इस महागठबंधन को स्वीकार कर चुकी है। तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2015 में बिहार में होने वाले हैं, इस गठबंधन का असर दिखाई देगा? उपचुनाव के नतीजे क्या कहते हैं? कल्पना जी, हम आपसे जानना चाहते हैं। जरूर इसकी इफेक्ट पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन हुआ है, पहले तो दोनों अगेंस्ट में थे। इन्होंने अपने अपने हिसाब से बिहार में काम किया हुआ है। वहाँ की प्रजा इनके कामों को भी जानती है और इनके नामों को भी जानती है, लेकिन इन्होंने गठबंधन करके ये साबित कर दिया है कि दोनों गठबंधन करके साथ साथ चलना चाहते हैं बिहार में। तो बीजेपी को कैसे भी करके वो पीछे हटाना चाहते हैं, ताकि बिहार में एक बीजेपी की एंट्री बंद करना चाहते हैं। जी जी जी। तो क्या ये कामयाब होंगे? इस उपचुनाव को देखते हुए ये कहा जाए कि विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं इसमें कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से त्याग की भावना अपनाई गई है, हाँ भैया आप 4 सीट ले लो, आप 4 सीट ले लो, कांग्रेस 2 सीट ले, ये 10 सीटों के लिए तो ऐसा हो सकता है, मगर जब विधानसभा की पूरी सीटों की बात हो तो कहीं ना कहीं सब अपने आप को बढ़ाकर चढ़ाकर पेश करना चाहेंगे। देखो, त्याग की भावना तो कहीं दिख नहीं रही है। जिस हिसाब से आपने ही एक बड़ा शब्द दिया है कि अवसरवाद है, तो ये अवसर को ये लोग खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब बीजेपी के अगेंस्ट में काम करना है, बीजेपी पार्टी की अगेंस्ट में जाके अगर वहां पे जीत लेनी है, जिताना है सरकार को, तो उनको लालू प्रसाद के साथ गठबंधन करना ही पड़ेगा। तो ये एक अवसर को, ये एक मौके को गंवाना नहीं चाहते। जी अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कहां तक टिक पाएगा ये महागठबंधन? देखिए, जो अभी 4 राज्यों की विधानसभाओं के उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं जी, ये हकीकत में राजनीतिक विश्लेषकों और विशेष में भारतीय जनता के लिए आंख खोलने वाले परिणाम है। आपने अमूमन ऐसा कहा जाता है कि उपचुनाव जहां पर होते हैं, जहां पर जिनकी सत्ता रहती है, फायदा उसी को हासिल होता है। तो नीतीश कुमार की सत्ता थी, वहां पर जेडीयू और आपने भी और आरजेडी ने भी सपोर्ट किया है, तो ऐसे में कोई बड़ी बात तो दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार ने वहां पे काम नहीं किया है, वहां की प्रजा जानती है, इन्होंने भी काम तो किया ही है, बिहार में इतने सालों से काम कर चुके हैं। जी नहीं, आपने बताया मध्य प्रदेश में तो बहुत विशाल बहुमत से जीते थे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में, वहाँ उनकी सरकार है, फिर भी 3 में से 2 वो लगाए, 1 कांग्रेस को मिली है। ये एक बहुत बड़ी घटना है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। जैसे उत्तराखंड में 3 में से 3 यानी 7 की 7 लोकसभा के चुनाव में बीजेपी जीती थी। उसके बाद तत्कालिक विधानसभा के चुनाव में तीनों सीट जो है वो उत्तराखंड में कांग्रेस को मिली थी। तो मेरा मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों हुआ? कर्नाटक में भी वो भी बात आपकी सही है, पंजाब में भी जीत हासिल। लेकिन बिहार की बात जो आप कर रहे थे, महागठबंधन, मैं समझता हूं कि बिहार का महागठबंधन एक समय की आवश्यकता थी, एक समय का तकाजा था। जिस तरह से बिहार के चुनाव को जीतने के लिए येन केन प्रकारेण समग्र संघ परिवार ने अपनी शक्तियों को केंद्रित किया था और बम धड़ाके भी कराए गए, अभी तक उसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन हकीकत में कौन सी शक्तियां उनके पीछे थी। तो बिहार को कैसे भी लेना है। और कहा यह जा रहा है कि 2 जो सीटें हैं, नरकटिया और बांका, जहां पर सांप्रदायिक माहौल बनाया गया हिंदू मुस्लिम की वजह से 2 सीटें, ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में चली गई। देखिए, आप जहां भी पूरे देश में जहां भी सांप्रदायिक दंगे होंगे, जहां पर भी किसी की मौत होगी, जहां पर भी किसी का घर जलेगा, मरने वाला हिंदू हो या मुसलमान हो, घर अगर हिंदू या मुसलमान का जले, पूरे देश का इतिहास उठा के देखो, जहां जहां पर सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जहां मौतें हुई है और जहां पर घर जलाए गए हैं, वहां पर हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिली है। और भारतीय जनता पार्टी के जो जीवाणु हैं, उनके जो कीटाणु है, वो सांप्रदायिक दंगों में ही फैलते हैं। और सांप्रदायिक दंगों में ये पार्टी देखिए, सवाल ये है, अहम सवाल ये है कि जिस तरीके से महागठबंधन उपचुनाव में बरकरार रहा, क्या आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में ये कायम रह पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से हर कोई चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं और इसके लिए बयानबाजी भी दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर किस तरीके से महागठबंधन को आप कायम रख पाएंगे? क्योंकि हर कोई तो तुर्रम खां है उसमें। नहीं, प्रारंभ में जैसे मैंने आपको कहा
कि बिहार का महागठबंधन एक समय की आवश्यकता और परिस्थिति का फिलहाल तकाजा के है। लिए आवश्यकता है कि आगे आने वाले चुनाव के लिए भी आवश्यक आप इस नहीं महागठबंधन नहीं नहीं, ये समग्र बिहार की राजनीति और समग्र बिहार की समाज नीति, जिस तरह से बिहार जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से 1968 से धर्मनिरपेक्ष राजनीति का केंद्र बना रहा जी, और वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता ने हमेशा काफी काम किया है वहाँ की जनता के बीच में। तो आज जब बिहार को सांप्रदायिक दंगों में ले जाकर और सांप्रदायिक राजनीति में फंसाने की कोशिश की गई और उसमें कामयाब भी हुए लोकसभा में, बहुत से कारण है लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी की कामयाबी के, एक नहीं अनेक कारण है। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से लालू प्रसाद जी, जिन्होंने लगातार नीतीश जी का विरोध किया था, और नीतीश जी जिन्होंने लगातार लालू जी का विरोध किया था, और कांग्रेस जिन्होंने हमेशा बिन सांप्रदायिक शक्तियों को वहां पे मदद करने का काम किया था बिहार में, तीनों पार्टियां एकत्रित हो रही है। तीनों पार्टियां ये कह रही है कि नहीं, बिहार जैसे एक क्रांतिकारी प्रांत को, बिहार जैसे क्रांतिकारी फॉर्मूले राज्य को आप यूपी में, बंगाल में लागू करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये तो कैसे चाहूंगा। लागू करेंगे, इसके लिए क्या उपाय हैं? नहीं, इसके लिए देखिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी है चुनाव के बाद में 2 दिन के बाद में दिल्ली में मायावती कहती हैं कि मैं सपा के साथ नहीं जाना चाहूंगी। देखिए, मायावती जी ने अपने कारणों से कहा है, लेकिन आज नहीं तो कल हम मानते हैं कि बीएसपी जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष शक्ति है और किसी न किसी तरह से आगे चलकर तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मनिरपेक्ष शक्तियां इकट्ठा होंगी, एक होंगी, सकारात्मक राजनीति करने वाले तो एकत्रित होंगे। क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में आप, अजीत सिंह और सपा एक होंगे या मायावती को भी साथ मिलेंगे आप? नहीं, हमारी कोशिश तमाम धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एकत्रित करने की है, एक ही मंच पर लाने की है। जिस तरह से बिहार में हुआ वैसे अगर उत्तर प्रदेश में होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को तो जब से ही आप देखिए ये केंद्र सरकार सत्ता पर आई है, नई सरकार, उत्तर प्रदेश में कोई दिन खाली नहीं जाता, कहीं ना कहीं किसी दंगे होते हैं। चलिए, दंगे किए जा रहे हैं, हो नहीं रहे। आरोप लगा रहे हैं आप बीजेपी पर, इसमें कितनी सच्चाई है वो आने वाला वक्त बता देगा। देखिए, इनकी राजनीति को आप देखिएगा किस तरह से मुजफ्फरनगर के दंगों के 2 विधानसभा के सदस्यों को, जिनके नाम थे एफआईआर के अंदर, जिनको बाद में गिरफ्तार किया गया, उन 2 विधायकों को आगरा में नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग के पहले उस मंच पर उनका स्वागत किया जाता है, उनका अभिनंदन किया जाता है। चलिए, अपना आरोप है, आप कांग्रेस पार्टी के हैं तो कांग्रेस पार्टी की बात रखेंगे कि अभिनंदन किया जाता है, स्वागत किया जाता है। आखिर सच्चाई क्या है वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मुद्दे में इस चर्चा जारी रहेगी और जानेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी इस महागठबंधन की। जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन का गठन किया गया और इस चुनाव में, उपचुनाव में उसके फायदे भी मिलते हुए दिखाई दिए, क्या यूपी में, बंगाल में भी ऐसा होगा? यही जानने की कोशिश करेंगे कल्पना सतीजा जी से। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव कह चुके हैं कि मायावती को और समाजवादी यादव के मुखिया मुलायम सिंह को एक हो जाना चाहिए अगर वो बीजेपी से पार पाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन आपको होता हुआ दिखाई देगा और क्या उससे फायदा होने वाला है? देखो, जैसे लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने जिस हिसाब से इतनी सारी सीट से जीत हासिल की है, उस हिसाब से बीजेपी को गिराने के लिए हर एक स्टेट ये विधानसभा के चुनाव में यही चाहेगा कि किसी न किसी पार्टी के साथ इसका गठबंधन किया जाए। लेकिन मेन मुद्दे की बात ये आती है कि भाजपा सीट क्यों हार रही है, इसका रीजंस क्या है? इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत रणनीति अपनाने के बावजूद भी भाजपा विधानसभा का चुनाव क्यों हार रही है? तो जो भाजपा ने अपने एजेंडा में जिस मुद्दे बताए थे, जिस एजेंडाज बताए हुए थे, क्या वो एजेंडा, नो डाउट ऐसा नहीं है कि 100 दिन की सरकार है तो क्या वो हर एक एजेंडा फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन क्या वो उस दिशा की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? जैसे तो जो हमारी बॉर्डर का प्रॉब्लम से, महंगाई का प्रॉब्लम से, फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम से, रोजगार का प्रॉब्लम से, क्या धीमे धीमे भाजपा इस जो भी इन्होंने एजेंडाज बताए हुए हैं, इस एजेंडा पे कार्य करने की कोशिश कर रही है? नहीं, तो ये प्रजा एक अपना, जिसको बोलते हैं, एनालिसिस भी कर रही है, इसका एक विश्लेषण भी कर रही है। कल्पना जी, सवाल आपसे ये अहम सवाल है और गंभीर सवाल है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले
भाषणों में वादे किए थे, चुनावी सभाओं में वादे किए थे, क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 100 दिन का वक्त पूरा होने वाला है और उन वादों पर मोदी जी खरे नहीं उतर रहे हैं और जनता इस बात को समझ चुकी है? देखो, जिस वादे किए हैं, जैसे रोजगार के वादे हो, या तो बॉर्डर को लेके वादे किए हो, या फूड सिक्योरिटी के हो, या तो महंगाई के वादे हो, भ्रष्टाचार के वादे हो, तो ये जो सब वादे हैं वो वादे इस प्रकार के हैं कि इसकी कोई भी अगर स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो इसकी इंपैक्ट आपको 100 दिन में नहीं दिखेगी। मगर कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि हर एक सरकार जब अपनी सीट पे बैठती है तो वो दिशा पे जा रही है कि नहीं। तो बीजेपी का अभी मेन मुद्दा यहाँ आता है कि क्या बीजेपी सही में ये वादे पूरा करने की कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन 100 दिन में इनका आप विश्लेषण नहीं कर सकते हो, इसको थोड़ा कहीं ना कहीं देखिए कल्पना जी, सवाल सीधा सा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने कहा था कि हम राजनीतिक विद्वेष के तहत, हम बदले की भावना के तहत कार्रवाई नहीं करेंगे। आज देखिए राज्यपाल को हटाए जा रहे हैं, जबरदस्ती दबाव बनाए जा रहे हैं, जबरदस्ती ईमानदार जो ये होते हैं, आप एम्स के सीवीओ को देखिए, उनको हटा दिया गया, ईमानदार अधिकारी की छवि है उनकी। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को समझ में आ रहा है कि इनके कथनी और करनी में फर्क महसूस हो रहा है। जैसे ये आप हटाने की बात कर रहे हो या नए कोई नियुक्ति की बात कर रहे हो, तो वो इनका एक इंटरनल प्रॉब्लम्स होता है। इंटरनल नियुक्ति, इंटरनल हटाने की बात होती है, इसमें अपने कुछ इतने कोई महारत ही नहीं है कि मैं इसमें कुछ कमेंट कर सकूं कि भाई क्यों हटा रहे हैं या क्यों नियुक्ति कर रहे हैं। लेकिन एक कॉमन मैन, एक सामान्य आदमी हर एक यही सोचता है कि उनको बेसिक फैसिलिटीज मिल रही है या नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपालों को इस तरीके से नहीं हटाया जा सकता है, इस तरीके से नहीं आप हटा सकते हैं। आप उनको हटा रहे हैं, एक के बाद हटा रहे हैं, बर्खास्त कर रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं सवाल यह उठ रहा है कि जो करनी और कथनी जो बोलते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? ऐसा तो नहीं बोल सकते कि कथनी और करनी में फर्क है, लेकिन ये जरूर है कि जो करनी हो रही है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। जी अशोक जी, जवाब आपसे जानना चाहेंगे, हवा क्यों होती जा रही है मोदी जी की लहर, क्या वजह है? क्या आपको लगता है जो चुनावी वादे उन्होंने किए, चुनाव के दौरान में जो उन्होंने भाषण दिए, अभी भी कहीं ना कहीं जब भी वो कार्यक्रम में जाते हैं तो उसी तरीके से भाषण, उसी तरीके से लोगों को संबोधन और उसी तरीके से लोगों को ये कहना कि आप ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, जबकि आपके पास पावर है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, करना आपको है, मगर आप लोगों से फिर ये पूछते हैं कि भ्रष्टाचार आप हटाना चाहते हैं। अरे कौन नहीं हटाना चाहेगा भ्रष्टाचार, कौन चाहेगा देश में भ्रष्टाचार? तो आपको ये बोलने की और पूछने की जरूरत क्या है, आप क्यों नहीं करते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि मोदी जी की लहर वास्तव में आप देखेंगे तो एक कृत्रिम लहर पैदा की गई थी जी, और वो कृत्रिम लहर में सफल भी हुए। जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ संचालक माननीय मोहन भागवत जी ने खुलेआम जिस आरएसएस में खास ये लिखा है कि हम राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, एक सांस्कृतिक और एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में काम करेंगे, परंतु इतिहास में पहली बार आरएसएस ने खुलेआम आकर सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार में सफलता दिलाने का काम किया। लाल कृष्ण आडवाणी जी को सबसे पहले उन्होंने बिठा दिया। भारतीय जनता पार्टी के सभी वो लोग जो नरेंद्र मोदी जी के सामने आ सकते थे, उन्हें ये दबा दिया गया। यानी कृत्रिम रूप से नरेंद्र मोदी जी को कृत्रिम रूप से प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने के लिए जिस प्रकार से आरएसएस ने प्रयत्न किए और उसके बाद में जिस प्रकार से आपने उन्हें मौका दिया जनाब, देखिए मैंने पहले ही आपको कहा, आपके इस पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आपके इस पे लग रहे हैं प्रधानमंत्री पर दबाव था, आपके इस पर लग रहे हैं कि आपने सही तरीके से काम नहीं किया, आपके इस पर लग रहे हैं कि आप गठबंधन के दबाव में काम कर रहे थे, तो फिर कैसे नहीं आती सरकार दूसरी की? नहीं, देखिए जैसे मैंने आपको प्रारंभ के अंदर ये बात कही थी कि यूपीए की सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुंचा पाई। अब मैं सीधी बात आपको ये बता रहा हूँ, 2004 में जब पहले यूपीए की सरकार बनी और 2014 तक जब ये 10 साल तक सरकार ने काम किया, खुद आयोजन पंच के आंकड़ों के मुताबिक उस समय 2004 में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 42% थी, 42% थी, 42% थी, और 2014 के अंदर घटकर 27% लोगों तक नहीं पहुंचाया, इसलिए आप हार गए, ऐसा मानना है आप? नहीं, हमारा बिल्कुल मानना है कि हम आम जनता तक आगे आप जीत पाएंगे, सरकार की उपलब्धि नहीं। अभी आप देख लीजिएगा कि कांग्रेस संगठन किस प्रकार से सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है। चलिए अभी महिलाओं का एक कार्यक्रम बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा कि आगे क्या होता है। क्या मोदी लहर फिर से विधानसभा में काम करेगी? जिस तरीके से महाराष्ट्र, झारखंड, कश्मीर में चुनाव होने हैं, जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
इस पर काम करते हैं, क्योंकि उपचुनाव के नतीजे बीजेपी को कतई खुश करने वाले और संतुष्ट करने वाले नहीं हैं। बीजेपी को यह सोचना होगा कि क्या सिर्फ सरकार बना लेने से काम चलेगा, या फिर सरकार में रहते हुए उन्हें काम करना है, लोगों के हितों के लिए सोचना है, लोगों के हितों में रहकर और लोगों के हितों के लिए काम करते रहना है। कल्पना सतीजा जी और साथ ही साथ अशोक पंजाबी जी, आपने इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं खालिद मलिक। नई सरकार के गठन के बाद एक उम्मीद जो लोगों में बंधी थी, क्या वो उम्मीद लोगों की टूटने लगी है? क्योंकि जिस तरीके से चुनावी सभाओं के दौरान नरेंद्र मोदी लोगों से ये कहा करते थे कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए, आपने 60 साल कांग्रेस को दिए, 60 महीने मुझे दीजिए, तो लोगों ने कहीं ना कहीं उनकी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा किया। उनसे ये उम्मीद की कि अब देश की इस तस्वीर को बदलता हुआ हम देखेंगे। मगर सरकार गठन के कुछ ही दिनों के भीतर महंगाई का बढ़ना लोगों को हलाकान कर गया। और क्या लोग ये सोचने पर मजबूर तो नहीं हो गए कि सरकार बनने से पहले सब जनता के हितों की बात करते हैं, जनता उनके लिए सर्वोपरि होती है, और सरकार बनने पर सरकार की मजबूरियों को वो जनता को गिनाने लगते हैं। इसी सवाल के साथ आज का मुद्दा में हमारे मेहमानों के साथ आज चर्चा होगी। तीन महीने पहले 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार ने देश की सत्ता संभाली और ठीक 90 दिनों के बाद सरकार को पहला बड़ा सबक बिहार में 10 सीटों पर हुए उपचुनाव में हार से मिल गया। वैसे सबक तो उत्तराखंड में हुए उपचुनाव ने भी दिया, मगर लोकसभा में मिली ऐतिहासिक जीत की खुमारी में मदहोश बीजेपी पार्टी उस हार को हवा में उड़ाती नजर आई। यदि आप पूरी तरीके से देखेंगे तो जो भी ऐसे उपचुनाव हुए हैं कभी भी, तो कहीं ना कहीं जहां सरकार रहती है उसके पक्ष में जाते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी जनता को ये भरोसा दिलाने में पूरी तरह सफल साबित हुए कि देश की वर्तमान परिस्थिति के लिए यूपीए की कमजोर सरकार जिम्मेदार है, और अगर देश को दुनिया का सिरमौर बनाना है और देश में अच्छे दिन लाने हैं तो जनता के पास नरेंद्र मोदी के रूप में एकमात्र विकल्प है। इन्होंने देश को अंदर से खोखला कर दिया। एक परिवार की भक्ति में 12 साल के गुजरात के शासन में 300 से ज्यादा ट्रॉफी भारत सरकार से, यूनाइटेड नेशन से जीत करके लाने का काम हमने किया है। भाई, देश को तय करना है कि आपको ट्रॉफी वाले चाहिए कि ट्रॉफी वाले चाहिए, कि मैं आपको। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही से परेशान जनता को लगा कि बस यही वो शख्स है जो देश का कल्याण करने में पूरी तरह सक्षम है, और नरेंद्र मोदी का पहले ही दिन से एक्शन में आना लोगों को भाया भी, और काले धन को वापस लाने के लिए एसआईटी के गठन पर उम्मीदें भी जगी। मगर ये क्या, रेलवे किराए में बढ़ोतरी का ऐलान,
रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों का बेतहाशा दाम बढ़ना, राज्यपालों को लेकर सरकार के उठाए गए कदम, कानून व्यवस्था पर सरकार की कमजोर पड़ती पकड़ के साथ ही लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कम एक समाज सुधारक के रूप में नरेंद्र मोदी का भाषण देने के साथ उन मुद्दों को छूना ही नहीं जो चुनावी सभाओं के हर भाषण में शामिल रहता, लोगों को कहीं ना कहीं क्या हतप्रभ कर गया। क्या कभी माँ बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? बीजेपी और मोदी के बढ़ते कद को देखते हुए बिहार में एक दूसरे के घोर विरोधी लालू नीतीश 20 साल बाद एक हुए, मगर आत्ममुग्धता के शिकार हुए बीजेपी के नेताओं ने इस मिलाप को हारी हुई पार्टियों का मिलाप कहकर खारिज कर दिया। नतीजा आपके सामने है कि जितनी सीट बीजेपी के पास पहले थी अब उतनी भी नहीं बची। क्या ये सरकार के लिए सबक नहीं है? क्या लोगों की उम्मीदों को जगाकर उन्हें पूरा नहीं करने पर जनता इसी तरीके से बीजेपी को सबक सिखाएगी या फिर बीजेपी इस सबक से सबक लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। सरकार को सबक, आज का मुद्दा यही है और आज हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार हरीश मोतियानी जी, समाज सेविका भावनी जानी जी और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हिमांशु पटेल जी मौजूद हैं। सबसे पहले सवाल हरीश मोतियानी जी से कि जिस तरीके से एक के बाद एक नाकामी हाथ लग रही है उपचुनावों में, क्या कहेंगे? क्या ये सरकार के लिए सबक नहीं है? देखो खालिद, ये इट्स टू अर्ली टू कमेंट, बहुत जल्दी है ये स्टेटमेंट पास करना कि सरकार की नाकामी है। समय देना चाहिए, बट वो जो एक लहर थी एक समय में, वो लहर क्लियर कट ये प्रूव हो रही है कि वो लहर भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, वो लहर एक नरेंद्र मोदी जो व्यक्ति है उसकी थी। हर कोई व्यक्ति वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पहचानता था, वो नरेंद्र मोदी को जिताना चाहता था, नरेंद्र मोदी को चाहता था, उनकी बातों पे विश्वास करता था। शायद इसके वजह से नरेंद्र मोदी हर जगह पे, मतलब जो व्यक्ति है वो नरेंद्र मोदी को वोट देते जा रहे थे और नरेंद्र मोदी आज हमारे प्रधानमंत्री बन के बैठ गए। अभी जब इलेक्शन हो रहा है तो यस, वो माहौल जो है, जो यूफोरिया क्रिएट हो गया था, वो यूफोरिया कहीं कम हो गया है। वो एक जो कहते हैं ना कि ऑरा जो है, वो ऑरा थोड़ी एक हट गई है नरेंद्र मोदी की। और यस, अभी थोड़े बैलेंस हो रहे हैं कहीं कुछ और जाके, यानी जो उन्माद था इलेक्शन के दौरान, जो लहर थी, जो लोग ये सोचते थे कि नहीं अब हमें तो सिर्फ मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है, कहीं ना कहीं 90 दिनों के कार्यकाल के बाद सोचने के लिए मजबूर हुए हैं कि क्या देश में बेहतर व्यवस्था अब तक नहीं हो पाया? नहीं, देखो ये मजबूर वाली बात नहीं है, मजबूर वाली बात नहीं है। देखो आप अगर एक चैनल देखे होंगे, मतलब एक नेशनल चैनल थी जहाँ चंदन मित्रा जी बैठे थे, तो चंदन मित्रा जी ने भी एक स्टेटमेंट पास किया था कि मैंने आज तक कभी शिवसेना को मैंने वोट नहीं दिया है, बट इस बार क्योंकि नरेंद्र मोदी हैं तो मैं शिवसेना को वोट दूंगा। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब वो है कि एक नरेंद्र मोदी का जो यूफोरिया था, जो हवा थी, तो लोग एक अपने मतलब जिस पार्टी को वोट नहीं देते थे उस अलग जाके भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ वो व्यक्ति अटैच है, वो पार्टी अटैच है। हरीश जी, जो नरेंद्र मोदी को चाहने वाले थे उन्होंने चाहा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, मगर उसके बाद कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि जिन उम्मीदों के साथ, जो विश्वास के साथ हमने चुना था अपने प्रधानमंत्री को, कहीं ना कहीं उस विश्वास पर वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है? इट्स टू अर्ली ना खाली जी, अभी 90 डेज में चाहते हो आपकी तिजोरी। देखो आपके इसी चैनल पे मैंने बहुत पहले भी कह दिया था, जब पी चिदम्बरम जी ने अपना बजट रखा था तो बजट के अंदर क्लियर दिख रहा था, मैं तो एक फाइनेंशियल व्यक्ति हूँ, ठीक है, तो बजट में मैंने क्लियर कट कह दिया था कि बजट इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, पर तिजोरी में पैसे हैं का। अगर नरेंद्र मोदी अगर जीत के भी आते हैं, मैं उस बजट के टाइम की बात कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर प्राइम मिनिस्टर बन के आता है या कोई नई टीम आती है तो उनके पास वो फंड है ही नहीं कि वो देश को आगे शांति से चला सकेगा, तो तिजोरी तो आपकी बिल्कुल खाली कर दी थी। नहीं, तो उनका तो कहना, कांग्रेस वालों का तो कहना ये है, इसी के लिए तो आप देखिए जो टॉप लेवल के जो नेता थे, हरीश जी, कांग्रेस का तो कहना यह है कि वो जब एनडीए सरकार 2004 में गई थी तो उस वक्त तकरीबन 400 करोड़ छोड़ के गई थी और अभी हमने 24,000 करोड़ छोड़ा है। देखो सर, कहने में तो बहुत कुछ कहते हैं, माइनस सामने डेट कितना था, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट भी उनको इस साल लेना पड़ता जीडीपी को मेंटेन करने। हिमांशु पटेल जी से जवाब चाहेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी
देखो जवाब लेने की बात है, वो जवाब तो दे देंगे, कांग्रेस के हैं तो बट नेचर कांग्रेस का साइड लेंगे खालिद जी। बट एक सीधी सी बात मुझे बताइए, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड कोल इंडिया का आपको ये साल लेने की जरूरत क्या पड़ी थी? जी कहीं ना कहीं सिंपल जवाब, मैं वही बता रहा हूँ, जिस साल में डिविडेंड नहीं लेते उस साल में ही देना था ना। देखिए जीडीपी एक आपको एक पेपर अच्छा दिखाने के लिए जवाब दे देता हूँ, जवाब दे। अगर डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, उस टाइम पे डिसइन्वेस्टमेंट था, आइदर डिसइन्वेस्टमेंट करो और वरना ये डिविडेंड दो। तो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था तो उन्होंने डिविडेंड ले लिया, उसमें क्या गलती की है? जो प्रिंसिपली जो था वही उसमें किया है। और दूसरी बात, जब एनडीए के टाइम से जो सरकार यूपीए को जो कार्यकाल मिला उस टाइम पे माइनस कैश थी, 400 करोड़ भी प्लस नहीं था, माइनस 2000 समथिंग कैश रिजर्व था, वो माइनस मिला था। कांग्रेस ने 26,000 करोड़ प्लस दिया है और फॉरेक्स रिजर्व जो एनडीए के टाइम पे 113 बिलियन डॉलर्स का मिला था वो। देखिए हिमांशु जी, आप अपनी बात रखेंगे कि हमने ऐसा किया वैसा किया, ये जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। अभी जो फैक्ट आई आपने बोला तो उसके लिए बीजेपी भी अपना फैक्ट रख रही है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो अभी उनके पास है सत्ता है तो वो चेक करके बता सकते हैं। हमने तो पूरा वो चलिए ये बताइए कि 90 दिन हो गए सरकार के गठन के बाद, अब जो रिजल्ट आ रहे हैं आपको तो खुश करने वाले होंगे। देखिए, जो हमने पहले भी उस टाइम पे भी बोला था कि जो ये सरकार जो वायदे कर रही है उस टाइम पे इलेक्शन वक्त पे वो पूरे गलत है। वो कोई भी उनके पास क्या गलत वादे हैं? उनके पास गलत वादे हैं हिमांशु जी? गलत वादे क्या है? भ्रष्टाचार से कौन मुक्ति नहीं जाएगा, महंगाई से कौन मुक्ति नहीं जाएगा, बेरोजगारी से कौन मुक्ति नहीं जाएगा? वादे गलत कहां से हुए? वादे वो उनकी पॉलिसी नहीं है। आप समझो, वादे गलत ऐसे होते हैं कि उनकी पॉलिसी नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। आज देखो उन्होंने आयोजन पंच को रिमूव कर दिया और दूसरा कोई पंच अभी एग्जिस्टिंग नहीं है और पहले वाला पंच आप कह रहे हैं वादे गलत हुए। पॉलिसी उनकी नहीं है, पॉलिसी मुद्दा उनकी कोई मुद्दा आधारित पॉलिसी नहीं है, मोदी आधारित पॉलिसी है। कैसे बात कर सकते हैं कि मुद्दा आधारित पॉलिसी नहीं है? वही मैं बता रहा हूं ना, मुद्दों के आधार पे तो कर रहे हैं काम। वो प्रूव हुआ ना उनकी आज 90 दिन। चलिए इसका जवाब भावनी जानी जी से जानना चाहेंगे। 90 दिन में कोई भी पॉलिसी दिखाओ कि उसको वो लगे कि आगे के 5 साल तक। मेरे मानने पर ये है कि मोदी जी ने कहा था कि आपने 60 साल किए, 60 महीने दे दीजिए, अभी तो 90 डेज हुए से, यानी 3 महीने हो गए, 57 महीने मतलब 90 डेज है। सुनिए 60 साल नहीं चाहिए। वो एक गुजराती में कहावत, मैं कंप्लीट कर देना दो। गुजराती में एक कहावत है कि पुत्रना लक्षण पारणामाथी ने वहुना लक्षण बारणामाथी। अभी उनके ये जो कैरेक्टर्स है वो पता चल गए। सुनिए कांग्रेस में पुत्रना लक्षण पारणा माने लोकसभा में वो सोता हुआ पाया पुत्र और क्या लक्षण चाहिए? जेटली जी भी सो रहे थे। नहीं मैं एक बात बताऊं कि मेरे समझने पर, मैं जो जितना समझती हूँ उतने पर, कि 90 डेज में हम इतने बड़े कोई रिजल्ट पे ना आ जाए कि ये इन्होंने नहीं किया। देखिए बिहार की अगर बात करें तो भावनी जानी जी हम लेंगे, बिहार की बात करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और आप ही से शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एकजुट हुए, महागठबंधन बना। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये तो हारी हुई पार्टियों का महागठबंधन है, इन्हें कोई जनता पसंद नहीं करेगी। और आज उसी जनता ने यह साबित कर दिया है कि ये हारे हुए खिलाड़ी असल में आज जीत चुके हैं। भावनी जानी जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार और कांग्रेस जब एक हो रहे थे तो क्या आत्ममुग्धता का शिकार हो रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता? ऐसा समझ रहे थे कि ये हारे हुए लोग हार जाएंगे? मैं ये नहीं मानती हूँ। हकीकत में मैं आगे राजीव प्रताप रूडी जी का ये बयान आया था आज से 1 महीने 4 दिन पहले कि ये तो हारे हुए हैं, जनता इनको नकार चुकी है, राजनीति में अप्रासंगिक हैं ये लोग। देखिए, जनता जनार्दन वो एक अपना पक्ष रख सकती है। दूसरी बात ये है कि यूपी, बिहार और पूरे देश में, देश के बाहर भी बहुत जाना पहचाना है दंगों के लिए और जो भी मतलब करप्शन के लिए। तो उनके लिए मोदी सरकार हजम करना वो सही नहीं है, उनके डाइजेशन सिस्टम के लिए करते थे तो आपके नहीं मैं इसलिए देखिए दोनों दुश्मन नीतीश कुमार और आरजेडी मतलब लालू प्रसाद, अभी तो दोनों इकट्ठा हुए
देख लीजिए प्रधानमंत्री बनने के मामले में फिर से ये लड़ाई शुरू होगी और मुख्यमंत्री बनने के देखिए समय क्या में ही हो तमाशा जाएगी। होगा, क्योंकि ये जो है ना लंबे तक जाने वाली सफर नहीं है इतने जल्दी। मगर क्या कहीं ना कहीं ये प्रभावित कर सकती है दूसरे राज्यों की राजनीति को, जिस तरीके से एक हुए और भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोका है इन्होंने? किसको प्रभावित करेगी? जो इमेच्योर है, जो इमेच्योर है और जो ब्लाइंड है। देखो मोदी सरकार यानी नरेंद्र मोदी कोई जादूगर नहीं है, तो इतनी जब खाद है जो सरकार ने छोड़ के गए उसमें कोई जादू की छड़ी निकाल के घुमाएंगे और महंगाई खत्म हो जाएगी। नहीं तो जो कभी तो आज- जो 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 एजुकेटेड सुनिए, जो एजुकेटेड वर्ग है और जो सही में सोच के चलने वाले, वो एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो मोदी सरकार को दोष दे कि ये महंगाई। हमने कांग्रेस के राज में 100 रुपीज केजी हमने भी प्याज खरीदी थी। हाँ। आज 100 रुपीज तो नहीं आई है। मोदी जी वादा कर रहे थे कि देखिए भाइयों 100 दिनों में महंगाई कम हुई, नहीं हुई, मगर ये तो 90 दिन हो गए। आप में सुनिए बाकी भी बहुत सारे अच्छे काम भी हुए, सिर्फ महंगाई बने। एक तो दिखाओ मोतियानी जी से नहीं अच्छा एक काम तो बताओ। काफी काम है। काफी नहीं, एक काम मुझे बताओ, एक काम बताओ। एक मिनट जो एक काम बताओ, एक मिनट गैस की बोतल के लिए काम बताएंगे, वो काम बताएंगे। डीजल के पेट्रोल के दाम 2 बार कम हुए। कितने दफा बढ़े? आगे कितने दफा बढ़े? कांग्रेस के राज में बढ़े थे। आप देखो कांग्रेस के राज में बार बढ़े हुए। आपके पास कोई डिटेल्स नहीं है। एनडीए के टाइम पे ये बढ़े, उसके बाद जो क्रूड ऑयल में काफी कमी आई, उसके बावजूद भी इतने जो दाम कम करने चाहिए थे उससे भी कम। अच्छा एससी का रेलवे का किराया भी, आप अपना रेलवे का हरीश मोतियानी जी राजनीतिक मामलों के जानकार हैं, उनसे ही जान लेते हैं। आप भारत में रहते हो? बिल्कुल रहती हो। रेलवे का किराया कम क्यों? अभी जो बढ़े हुए किराए वो वापस कम कर दिए गए। कम किया मुंबई में कम किए गए, मुंबई में कम किए गए, मुंबई में लोकल में कम किए गए बढ़े हुए किराए। देखिए हिमांशु पटेल जी गलत आंकड़ों को पेश मत कीजिए, गलत आंकड़ों को पेश मत कीजिए। हरीश मोतियानी जी जवाब दीजिए किस बारे में? जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि कोई काम नहीं हुआ और भावनी जानी जी ये कह रही हैं कि काम हुआ है, आपको क्या लगता है 90 दिनों में काम हुआ या नहीं हुआ? देखो खालिद जी, पहले तो मैं बात बता दूं कि पहले तो मैंने ये दिमाग से सोच के रखा था जी कि रिजल्ट आने के बाद में अगर नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं ना तो उसका 2 साल तक तो मैं काम देखने वाला नहीं हूँ कि काम हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो वो पिच पे आए हैं, जमेंगे अभी थोड़ा। हाँ जमेंगे वो जो भी छोटा मोटा कचरा होगा, जो भी कुछ होगा, अभी जो कचरे साफ कर रहे हैं ना वो साफ करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखो आपको काम इमीडिएटली देखना है तो जल्दी का काम शैतान का जी, ठीक है। उसमें फिर बात वो आ जाती है कि देखो पर्सनल वेंडेटा आ गया। देखिए एक बात तो जब वो इलेक्शन रैली में क्यों यूपीए सरकार से बार बार बोल रहे कि 100 दिन में ये गरीबी कम नहीं हुई, क्यों ये 100 दिन का एजेंडा उस टाइम पे बोल रहे थे? वो आज उस टाइम पे वो 100 दिन का बोल सकते हैं और यहाँ 100 दिन का रिप्लाई देने में वो हिचकिचाते थे। या ये बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमको हनीमून पीरियड भी नहीं मिला, हनीमून पीरियड भी नहीं मिला। हिमांशु जी, भावनी जानी जैसे सवाल है, कहीं ना कहीं सवाल तो ये उठते हैं कि जब आप दूसरे के आंकड़ों को पेश करते हैं, जब ये आप कहते हैं रेप की घटनाओं पर, जब आप कहते हैं अत्याचारों की घटनाओं पर, जब आप कहते हैं अपराध की घटनाओं पर कि सरकार फेल है, और कहीं ना कहीं उसके बाद आप माता पिताओं को दर्श दे रहे होते हैं, उपदेश दे रहे होते हैं कि माता पिता अपने बेटों का ख्याल क्यों नहीं रखते। यानी जब आप सत्ता में नहीं है तो विपक्ष पर निशाना साधें, और जब आप सत्ता में आए तो आप लोगों को समाज सुधारक बन के नहीं सबको बोला है, ओनली पेरेंट्स को नहीं बोला, लेकिन पेरेंट्स सबसे पहले शिक्षक है। ये एक बात है, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। आज की जनरेशन में जो स्मार्टफोन यूज होते हैं, जिस तरह से बच्चे कम उम्र में पहले भी तो होते थे ना, 2012 में भी होते थे। उन्होंने जिस तरह से सुनिए पेरेंट्स के लिए जो बात बताइए वो 100% सही है, क्योंकि पेरेंट्स अगर ठीक से भावनी जानी जी 2011 में भी यही फोन इस्तेमाल किए जाते थे, 2012 में भी, 2013 में भी, तो फिर सरकार पर आप निशाना क्यों साधते थे? तो तब वो एज ए पीएम नहीं थे, जब आए तो वो अपने राष्ट्र को देखिए, वो सही बात करने के लिए जब एलिजिबल होंगे तभी बताएंगे लोगों को। भावनी जानी जी, मुद्दा सिंपल सा है, हमारा सवाल सिंपल सा है कि क्या सरकार सबक लेगी इन हार से? नहीं, सबक लेने वाली बात इसलिए नहीं है कि गलत काम नहीं किया है, तो सबक लेने की बात आई कहां से? अगर कुछ गलत होता है तो सबक लेने की बात है, अगर मैं गलती करती हूँ तो मुझे सबक लेना चाहिए। चलिए, ऐसा लगता है आपको कि गलती नहीं हो रही है, सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है, इसका जवाब लेंगे हरीश मोतियानी जी से, मगर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, हरीश मोतियानी जी के पास चलेंगे।
लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी अक्सर जनता से वादा करते नजर आए। अक्सर उन वादों को क्या जो जनता चाहती थी कि उन वादों का हल निकले। महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से लेकर लोगों के पलायन तक की बात हुई। मगर जब सरकार बनने को अभी 90 दिन पूरे हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई पर लगाम नहीं लगने की वजह से लोग परेशान हैं। टमाटर के दाम बढ़ गए, प्याज के दाम बढ़ गए। वो सरकार जो आपके हितों की बात करती है, अगर वो इस पर कदम ना उठाए तो कहीं ना कहीं लोग सोचने को मजबूर होते हैं, क्योंकि लोगों ने आपको एक ऐतिहासिक जीत दिलाई है। 282 सीट आपके पास हैं, आपके पास पूरा हक है कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। हरीश मोतियानी जी, 90 दिन हो गए। जो मूलभूत चीजें हैं, जो जीवन आवश्यक चीजें हैं, उनके दामों को कम करने के बजाय बढ़ता हुआ देख लोग परेशान हैं। क्या अब सरकार को सबक लेने की जरूरत है कि हमने जो वादे किए हैं लोगों से, आम लोगों से, वो गरीब लोगों से, जिसके बारे में हम कहा करते थे, अगर राहुल गांधी जाते थे गरीबों के घर में कि गरीबों के 4 हाथ होते हैं, क्या क्यों जाते हैं देखने के लिए, तो उन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है महंगाई को लेकर, महंगाई के मोर्चे पर लेकर, इसलिए सरकार को अब सबक लेने की जरूरत है। देखो, एक बात, नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता का साथ मिला जी, मेजॉरिटी मिल गई, बिल्कुल, कोई ना नहीं है, बिल्कुल। पर शायद पहली बार उनके जब से उन्होंने कोई कुर्सी संभाली है, मतलब पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे जी, और अब प्राइम मिनिस्टर बने, तो पहली बार शायद उनको कुदरत का साथ नहीं मिला। अगर आप थोड़ा देखो तो पब्लिक की जो मेमोरी है ना, याद शक्ति, वो बहुत छोटी होती है। बारिश ये बार शुरुआत में हुई नहीं, काफी मतलब बिल्कुल नहीं हुई। एक बाजू बात ऐसी चल रही थी कि शायद सूखा आ जाएगा, तो अभी ऐसे हालत में तो कोई भी सरकार हो। आप बहुत अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं, मगर एक सवाल यह है आपसे वहां पर कि हम अनाज गोदामों को देखते हैं कि किस तरीके से वहां पर अनाज बर्बाद। अभी आप बात कर रहे हैं टमाटर प्याज की, जी ठीक है, जो 100 रुपए किलो जो पहुंचा, या जो भी बात चली थी टमाटर प्याज की, टमाटर प्याज गोदाम में नहीं रहते हैं जी। बात चल रही थी कि ये टमाटर प्याज जो 100 रुपया हो गया, 80 रुपया हो गया, महंगाई की जो बात आई हुई, तो ये सब पेरिशेबल गुड्स हैं, ठीक है, टमाटर वो सब, तो जो महंगा हो गया बारिश ना होने के कारण। अभी वो तो कुदरत की एक मार आई, हिमांशु जी आप कहना कोई ना नहीं है, वो कुदरत की मार आई, उसके वजह से ये तकलीफ हो गई। और उसके बावजूद इन्होंने इतना फास्ट एक्शन लिया कि उन्होंने पहले तो जितने भी होर्डर्स थे उनको वार्निंग दे दी, और प्लस इंपोर्ट करने के लिए भी बोल दिया कि यस 15 दिन देखते फिर बाद में हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इसको नहीं बढ़ने देंगे। तो उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं कि जब बढ़ता गया तो एक पुराने जैसे नेता थे हमारे भाविनी जी, जैसे पुराने नेता थे जो कभी कुछ बोलते ही नहीं थे, 10 साल में रेयरली उन्होंने कुछ बोला है, ठीक है, और सिर्फ सुनते रहते थे, ठीक है, तो ऐसे तो इन्होंने नहीं किया ना, इन्होंने एक्शन तो लिया। हिमांशु पटेल जी से जानेंगे सरकार तब क्या करेगी जब कुदरत का मार पड़े। देखिए 2009 में जैसे ये जो बारिश की प्रॉब्लम उस टाइम पे भी आई थी, और उस टाइम पे इससे ज्यादा आई थी। और तो आपने कौन सा रोक लिया था? उस टाइम पे आपने कौन सा रोक लिया था? हाँ वही मैं बता रहा हूँ। प्याज के दाम तो देखिए उस वक्त टमाटर 2009 में नहीं बढ़े थे। आप सोचो 2013 में दिल्ली का इलेक्शन था तब बढ़े थे, और उससे पहले नहीं बढ़े थे। पूरे 9 साल में यूपीए के 10 साल 2011 में नहीं बढ़े थे, पूरे 9 साल में नहीं बढ़े थे। 2011 26 जनवरी को नहीं बढ़े थे, प्याज नहीं मिले थे, टमाटर नहीं मिले थे। 26 जनवरी 2011 की बात बता रहा हूं मैं आपको। मनमोहन सरकार कुछ बोलती नहीं थी, उन्होंने सब ये सब चीज रखी थी। उन्होंने वो भी बोला था जो हमारे पास जादुई छड़ी नहीं है, ये विश्व में मंदी आई है, उसके कारण ये हुआ था कि 90 दिन में जादू की छड़ी घुमा देंगे और सब ठीक हो जाएगा। किसी पे आरोप नहीं लगाए थे। उसने वो भी बोला था कि आज हम मैंने कम बोला काम बोला, उसके कारण ही आज ये अभी 90 दिन में जितने भी इनोग्रेशन और सब कर रहे हैं कामकाज जो नरेंद्र मोदी सरकार, तो वो उनके ही कार्यकाल में हुआ था। तो वो सभी कार्य मनमोहन सरकार ने किए हैं। और जो ये महंगाई का इश्यू है, ये 90 दिन में कोई वो भी तो आपकी पिछली सरकार ने किए ना, उसका भी तो श्रेय आप लीजिए। जो पब्लिक चाहती थी कि महंगाई कम हो, उनको पता नहीं था कि इंटरनेशनल फैक्टर्स के कारण महंगाई बढ़ी है। ये इंटरनेशनल फैक्टर्स को इफेक्ट कौन सी होती है वो उनको पता नहीं था। ये बातों में आ गई और बातों के कारण उत्तर देने का बहुत सरल सा तरीका है। जो आपके पक्ष में है वो आप अपने लिए बोलते हैं, और जो आपके पक्ष में नहीं है वो इंटरनेशनल मार्केट का नाम लेते हैं। आप देखो चाइना में आप देखो, जापान में देखो, हर एक जगह पे आपके पास फैक्ट है। उनके जीडीपी ग्रोथ रेट और सब कंपेयर करो तब पता चलेगा। जो चाइना का ग्रोथ रेट 10% से ज्यादा रहता था, 10 सालों तक आपने लगातार देश में हुकूमत की है। ये डेवलपमेंट हुआ, इसके कारण इंडिया 3rd नंबर पे आया। मैं अभी कांग्रेस के हिमांशु पटेल से एक चीज पूछूंगा, अगर वो कैसे कहते हैं कि ये सब तो इंटरनेशनल फैक्टर की वजह से हो रहा था, हो रहा है, ठीक है, तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं?
आपको तो मालूम है ये सब चीज विरोध कौन कर रहा था? इंटरनेट की नहीं, वजह से आप हो रहा समझो, है। नहीं, जो इकोनॉमी कर को- रहा था ठीक है, इकोनॉमी को- ठीक है, इकोनॉमी देखो को उन्होंने वो डिस्टर्ब दुनिया किया, देखी बीजेपी नहीं ने थी। किया। उस टाइम पे जो खालिद इकोनॉमी जी ने देखो, डिस्टर्ब किया, आज बीजेपी ने अगर किया। उस टाइम पे आज जो अगर कांग्रेस आपने और स्टेप्स ले रही मैंने थी, उस टाइम पे अगर वो कांग्रेस दुनिया स्टेप्स देखी ले रही नहीं थी, है उस तो हम टाइम तो पे जरूर जब बोलेंगे विरोध करते तो थे। भाजपा ने वो दुनिया नहीं देखी थी, इसके लिए वो हरीश बोल जी, रहे थे। नहीं, नहीं, आपने आप तो समझो, देखी, आप आपने समझो। देखने के बावजूद हरीश क्या जी, बोल रहे हैं, जो तो उसका कांग्रेस मतलब के- क्या हुआ? अभी जो मुद्दा 90 यहाँ दिन पर में ये जो हरीश कांग्रेस जी, के जो भी क्या स्टेप्स सबक थे- लेने की जरूरत नहीं है इस नहीं, हार मैं से आपको बीजेपी बता रहा को? हूं, कांग्रेस ने जो 90 दिन जो काम किए थे उस जी। पे उस टाइम पे बीजेपी विरोध कर रही थी। आज 90 दिन में वही काम को वो आगे लेके आती है। अगर उस टाइम पे उन्होंने विरोध नहीं किया होता तो इंडिया की पोजीशन आज टॉप पे होती। क्या बात कर अच्छा, आप देखो तो खालिद सही, जी आप दूसरी क्या बात बात करते हो, आप बताओ। सोचो। चलिए क्या आप बात मुद्दे नहीं, आप मुद्दे सोचो, मुद्दे बातें निकल रहे हैं, बातें तो मगर खाली हरीश नरेंद्र जी, मोदी सरकार ही हरीश करती जी, है, हरीश जी, काम जवाब कुछ नहीं करती। जवाब देना चाहे जवाब चाहिए आपसे कि क्या सबक लेने की कोई जरूरत नहीं है इस हार से? देखो सबक तो हर व्यक्ति को लेना चाहिए। हार्ड वर्ड है, आई टेल यू। सबक तो हर व्यक्ति को, हर एक छोटी सी एक छोटा सा डिक्लाइन फिर अगर भी- आता है ना, फिर- एक स्टेप भी अगर कोई पीछे जाता है, 10 स्टेप भी पीछे जाता है, तो वो हर व्यक्ति को सबक लेना चाहिए कि मेरे एक मार्क कम भाभी क्यों जानी जी, हुए। आप क्या व्यक्ति कहेंगे? को सरकार ठीक है, वो हमारी परीक्षा में भी होता है, बच्चों की परीक्षा में भी होता है। सरकार का फेलियर है। चलिए अब चलिए, सरकार का फेलियर है। मुद्दा गंभीर था सीखना हर और किसी को बातें चाहिए। भी बहुत आगे निकल रही है, बातें भी बातों से निकल रही है और बात जब निकलती है तो दूर तलक जाती है, ऐसा कहा करते हैं लोग। चलिए हरीश मोतियानी जी, भावनी जानी जी, हिमांशु पटेल जी, आप तीनों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।